नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर बार एक इस तरह की शख्सियत से बात करते हैं जो कुछ ना कुछ अनूठा, कुछ ना कुछ अलग इस देश के अंदर कर रहे हैं, या कुछ इस तरह के लेखकों से बात करते हैं जो कुछ नया लिख रहे हैं जिससे भारत के युवाओं को कुछ सीखने को मिले। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्रीमती रति हेगड़े जी, जो मूलतः मुंबई से हैं। नमस्ते। रति मैम, आपका स्वागत। नमस्ते। तो रति जी जो हैं वो धन्यवाद। वर्षों से रेगुलर कॉलमिस्ट हैं, कई सारी किताबों के अंदर लिखती हैं, मैगजीन्स के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी उनके जो आपने एक द स्पीकिंग ट्री नाम का एक कॉलम पढ़ा होगा, उसके अंदर उनकी स्पिरिचुअलिटी पर स्टोरीज आई हैं। ऑर्गेनाइजर के अंदर भी वो रेगुलर कॉलमिस्ट हैं, क्रिएटली के अंदर ही हैं। तो लेकिन मूलतः उनकी जो पढ़ाई के विषय में यदि आप जानेंगे तो वो कॉमर्स से हुई थी। उसके बाद वो जर्नलिज्म के अंदर कैसे आई, कैसे उन्होंने ये जो जिस चीज को सो कॉल्ड नेशनलिज्म आइडियोलॉजी कहा जाता है, जो कुछ लोग डिफेम भी करते हैं, कुछ लोग उसका फेवर में भी बात करते हैं, उसके अंदर वो कैसे आई और क्या जरूरत पड़ी उनको एक पुस्तक लिखने की। उसके पहले शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि उनकी एक पुस्तक अभी रिलीज हुई है, टेल्स ऑफ भारत नाम से। तो टेल्स ऑफ भारत जो पुस्तक है उसके अंदर कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो युवाओं को सीखने जैसी हैं, जो हमारे भारत के शास्त्रों में से, पुराणों में से, उपनिषदों में से और अलग अलग हिस्ट्री के एविडेंसेस में से उसके अंदर ली गई हैं। जैसा कि मैम ने दिखाया, वो टेल्स ऑफ भारत पुस्तक है। तो इस पुस्तक को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी और कैसे आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड छोड़ के जर्नलिज्म के अंदर एंटर हुई, हम रति मैम से जानते हैं। जी मैम, बताइए। नमस्ते पहले आपको और सारे श्रोताओं को भी। एंड ये क्या हुआ था, मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे तो हमारे गुरुजी जो शंकराचार्य जी हैं, श्री रामचंद्रपुर मठ के, वो आए थे हमारे घर। और मेरे बच्चे बहुत ही नॉटी थे, तो मैंने उनसे पूछा भी मैं कैसे सुधारूं इनको। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर वाक्य कही थी कि बच्चों को रोज एक कहानी सुनानी चाहिए। हमारे स्क्रिप्चर्स से, हमारे जितने भी ग्रंथ है उसमें से कहानियां रोज रात को सुनानी चाहिए माताओं को। तो उससे क्या होता है कि तब वो शायद समझे नहीं समझे, या फिर सिर्फ कहानी समझ के वो छोड़ दे, लेकिन उसके जो वैल्यूज है वो उनके सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, वो उनके अंतरात्मा पकड़ लेती है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तब जाके वो अपने आप, जब उनको उसकी जरूरत पड़ती है कि भाई ये सही राह कौन सा है, विवेक कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये जब वो सोचेंगे तब उनको इन कहानियों की जितने भी सीख है वो उनकी मदद करेगा। तो तब से कहानियां का तो सिलसिला तब से शुरू हुआ। उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने एक मैगजीन निकाला, सेतु करके, जिसमें मैंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, थोड़ा अपना काउ प्रोटेक्शन के ऊपर, गौ माता के ऊपर सब लिखना शुरू कर दिया था। तो ऐसे कॉमर्स छोड़ के मेरा लिखने का जो सिलसिला है वहां से शुरू हुआ। तो वो करते करते फिर मैंने स्पीकिंग ट्री में लिखना शुरू किया। जब श्री मोदी जी आए to become the prime ministerial candidate, तब मैंने ये नोटिस किया कि कुछ ज्यादा ही लोग बहुत ओछी बात कर रहे हैं। उनके बारे में सिर्फ नहीं कर रहे थे, देश के बारे में कर रहे थे और हमारी संस्कृति के बारे में कर रहे थे, और हर चीज को हिंदुत्व के साथ जोड़ रहे थे। तो मुझे ये बहुत खटका और मुझे लगा ये सही नहीं है। तो हम सबको ये करना चाहिए कि भाई आप देश के, आप एक कैंडिडेट के बारे में कुछ बोल रहे हो, वो पॉलिटिक्स वो अलग होता है, लेकिन आप हमारी संस्कृति के ऊपर बात करो, ये सही नहीं है। तो उस मुद्दे को लेके मैंने करंट अफेयर्स को जोड़ना शुरू किया, पॉलिटिक्स और ऐसे सब नैरेटिव्स को जोड़ के मैंने लिखना शुरू कर दिया। ऐसे हुआ मेरा एंट्री इनटू सोशल मीडिया। बस ऐसे अभी चल ही रहा है। और ये जो टेल्स ऑफ भारत पुस्तक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं एक लेक्चर देने गई थी एक जगह पर कुछ बात पर। तो वहां पर कुछ पेरेंट्स ने बोला, भाई हम तो कैसे सिखाएं अपने बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में, क्योंकि ऐसी कहानियां तो हम खुद नहीं जानते।
मैंने बोला बहुत अजीब बात है, आप कैसे नहीं जानते हैं? तो बोले कि हमारे माता पिता हमको इंग्लिश मीडियम में डाले थे, और क्योंकि उनको इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता था, तो हमको ऐसे बुक्स लेकर आते थे जो इंग्लिश स्कूल्स के लिए सही हो। मतलब जैसे सिंड्रेला हुआ, या फिर स्लीपिंग ब्यूटी हुआ, ऐसे किताबें। तो वो किताबें पढ़कर हम बड़े हुए। तो हमको तो बिल्कुल नहीं अच्छा, थोड़ी बहुत तो टीवी देखी, रामायण महाभारत का थोड़ा तो ज्ञान हुआ, लेकिन बाकी कहानियां तो हमने पढ़ी ही नहीं। और फिर एक टीचर भी वहां पर थी, उन्होंने भी वही कहा कि अगर हम एक ऐसे लिखवाते बच्चों से कि हु इज द कैरेक्टर हु इन्फ्लुएंसेस यू द मोस्ट, हु मेक्स यू द मोस्ट हैप्पी पर्सन, तो हर कोई बच्चा सेंटा क्लॉज का नाम देता है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं देता है, कोई श्री राम का नाम नहीं देता है। ये मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं उसमें भी एक वास्तविकता तो है ना, क्योंकि हम सब ऐसे चाहते हैं कि अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम जाएं, बहुत पढ़े लिखे, यू नो, दे बिकम वेरी मॉडर्न, ऐसे हम सोचते हैं। तो ये मॉडर्ननेस के चक्कर में हमारी संस्कृति पीछे रह गई। तो तब मैंने शुरू किया फेसबुक पे एक पेज, स्टोरीज ऑफ भारत, और ऐसे मेरा ये कहानी लिखने का जो सिलसिला है वो वहां से शुरू हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक स्टोरी है। मतलब हर पेरेंट्स के मन में लगभग ये सवाल एक समय उठता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो उस पर रिएक्ट कर पाते हैं। अधिकतर लोग तो ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था बदलना तो सरकार के हाथ में है। आपने एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लिया, एक फेसबुक पेज पर लिखने से शुरुआत हुई, और फिर कई कॉलम्स में वो बदल गई। फिर आप हाँ जी। कोर्स में लोगों को आपने ट्रेन किया कि उस तरह की चीजें लिखें, और अब वो एक पुस्तक के रूप में, टेल्स ऑफ भारत के रूप में यहाँ पर आ रहा है। तो इस पुस्तक की जर्नी कैसे रही, और आपको क्या लगता है इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ऐसा है कि आजादी के बाद भी हमारे बच्चों को हमारे ही राजाओं के नाम और ये सारी चीजों से वंचित रखा जा रहा है, ये सब नहीं पढ़ाया गया इतिहास में? इसका कारण क्या था? सी मैं दो चीजें बोलना चाहती हूँ। एक तो ये जो ओके, हमारी जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद हम एक्चुअली स्वतंत्र हुए ही नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि फिर भी हम परतंत्र ही रहे। हमारे जो मानसिक स्थिति है वो स्वतंत्र हुआ ही नहीं काफी हद तक। उसका एक कारण ये है कि जितने भी लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको एजुकेशन का मिनिस्ट्री मिल गया। तो जितना भी अपना एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से लेके कॉलेज एजुकेशन तक जितने भी बुक्स है या जो सिखाए जाते हैं वो फेक हिस्ट्री के आधार पर हुआ। अच्छा, ये फेक हिस्ट्री के आधार पर क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक कारण है। वो इसलिए है कि लोगों को लगा कि अरे ये तो अभी बंटवारा तो हो गया, तो बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेव दोज माइनॉरिटीज हु रिमेन्ड बैक इन इंडिया। जो माइनॉरिटीज जो वापस रह गए हैं भारत में, उनके बारे में हमको ज्यादा सोचना चाहिए। तो मेजॉरिटी जो है यानी कि हिंदुओं पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रिस्पेक्ट मिले। अब ये रिस्पेक्ट मिलने के चक्कर में हम अपने आप को कुचले, ये सेंसिबल तो नहीं था, लेकिन यही फॉलो किया गया। सेकेंड थिंग, हमारी जो स्क्रिप्चर्स है या ग्रंथ है जितने भी, वो ज्यादातर जो पुरानी ग्रंथ है संस्कृत में लिखे गए। अब संस्कृत को हमने देव भाषा घोषित कर दिया। अब अगर देव भाषा हुआ तो कौन से देव का भाषा हुआ? हिंदुओं का देव भाषा हुआ, सही। तो उसको नॉन सेक्युलर या कम्युनल माना गया। इसीलिए हमारे ग्रंथों को हम सिखा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम है सेक्युलर कंट्री। अभी सेक्युलर कंट्री में कम्युनल ग्रंथों का क्या जगह नहीं है करके हमने एक ऐसे भी घोषित कर दिया। अब
इससे क्या हुआ कि जो माइनॉरिटीज है उनके ग्रंथ तो सिखाते हैं वो अपने थियोलॉजिकल कॉलेजेस में वगैरह या मदरसे में वगैरह, लेकिन हम हिंदू स्कूल होने के बावजूद हम नहीं सिखा पा रहे। मैक्सिमम हम असेंबली में एक प्रेयर के रूप में कुछ भी एक वंदना कर सकते हैं, बस उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने संस्कृत को ही देव भाषा से घोषित कर दिया। संस्कृत जबकि पूरे देश भर में लोग बात करते थे एक समय पे, वो हमने जानबूझ के रीजनलिज्म के नाम पे हमने उसको कम्युनल बना दिया। दूसरी बात ये हुई कि व्हेन वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में जब लोग भगवत गीता को लाइक फॉर एग्जांपल एक फिलोसफिकल टेक्स्ट मानते हैं, या फिर उससे लेसन्स लेके वो अपने मैनेजर्स को भी सिखा पाते हैं कि भाई आपको कैसे अच्छे से मैनेज करना चाहिए अपनी जिंदगी या अपने व्हाट डू यू से वर्क एनवायरनमेंट को, हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारे लिए तो वो कम्युनल हो गया। दूसरी बात, इवन चाणक्य जैसे जो टीचिंग्स है, उनके जो टीचिंग्स है उसको भी हम नहीं बता पाए क्योंकि हमने कहा कि अर्थशास्त्र भी संस्कृत में है। तो दिस मिस इंफॉर्मेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूड फॉरएवर। वो चेंज करने की जरूरत है। पहली बात ये कि हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि संस्कृत जो है वो भारतीय भाषा है, सिर्फ देव भाषा नहीं है, वो जन सामान्य भाषा है, हर कोई बात कर सकता है और हर कोई सीखना भी चाहिए करके ये हम अगर घोषित कर दे तो आधा हमारा प्रॉब्लम उसकी चला जाएगा। सेकेंड थिंग, हम सिर्फ ये गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ रहे हैं हर बार, ये भी सही नहीं है। इट इज टाइम कि हम लोग भी इसमें जुड़कर हम भी थोड़ा इनिशिएटिव ले ले और घर घर में भी हम सिखाना शुरू करें अपने बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में। अभी तो सब उपलब्ध है आपके इंटरनेट पे, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो उपलब्ध नहीं है। अभी आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ ब्राह्मण सीख सकता है, सिर्फ क्षत्रिय सीख सकता है, वो तो है ही नहीं। तो इस वजह से अभी तो दैट जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था कि ऐसा है वैसा है, वो भी अब तो इट इज नॉट एट ऑल सेंसिबल टू टेक दैट एक्सक्यूज। तो अब तो हर कोई सीख सकता है और अपने बच्चों को भी सिखा सकता है और जरूरी भी है कि अपने बच्चों को ये सिखाए। ये मैं कहना चाहूंगी कि इट इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट जॉब, इट इज ऑल्सो आवर जॉब। तो उस जॉब को निभाते हुए आपने ये एक बहुत ही खूबसूरत पुस्तक लिखी है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, वो उस पुस्तक के विषय में थोड़ा जाने। तो द टेल्स ऑफ भारत के कुछ एनेक्डोट्स हों, कुछ स्टोरीज हों, कुछ कहानियां उसके पीछे की, वो हम जानना चाहते हैं। जरूर। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये कहानियों के माध्यम से मैंने कुछ एक नैरेटिव्स को भी बस्ट करने की कोशिश की है। जैसे एक नैरेटिव बहुत ही फेमस है कि हमारा सिस्टम जो है वो पेट्रियार्कल सिस्टम है, जहां पर सिर्फ औरतें ही सब कुछ करती हैं और मर्द सिर्फ उस पे शोषण करते हैं। ये इतना घटिया सोच है। और हमारा जो परिवार जो जुड़ के रहता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक स्टोरी इसमें जो है सती सावित्री का लिखा है, और उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि औरतें क्यों फास्टिंग करती हैं अपने पतियों के लिए। बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज इट इज अ पेट्रियार्कल सिस्टम, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड द रीजन इज दिस दैट पति जब अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो वो ये नहीं सोच के कर रहा है कि ये मैंने कमाया सिर्फ मेरे लिए है, वो पूरे परिवार के लिए तो कर रहा है ना। तो एंड सेकेंड थिंग, हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो पति जो भी अच्छा कर्म करता है उसका आधा फल तो पत्नी को मिल जाता है। तो फिर पत्नी कैसे वापस करेगी? हर घर में तो पत्नियां कमाई तो नहीं करती है ना, तो शी ऑल्सो हैज टू शो हर लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट टू
to the husband, to the family, to the children and everything. How does she do that? वो कैसे करती हैं? Obviously एक तो ये है कि वो केयर गिवर है, खाना पकाती है वगैरह, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वो कैसे करे, इसलिए वो फास्टिंग करती है। वो उसके सिर्फ उसके लिए उसका मनोबल नहीं बढ़ता है, वो पूरे परिवार का मनोबल भी बढ़ता है जब एक माँ या एक पत्नी फास्टिंग करती है पूरे फैमिली के लिए। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर सिस्टम। इसको हमने वेरी कैजुअली पेट्रियार्कल बोल दिया और उसके ये सब बकवास बातें करते हैं लोग। दैट इज वन वे आई हैव बस्टेड दैट। सेकेंड थिंग, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है एकलव्य की महाभारत में। तो हमेशा ये दिखाया जाता है कि एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांगा गया क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और एकलव्य ब्राह्मण नहीं था या क्षत्रिय नहीं था। आप अगर आप महाभारत देखोगे तो इट वॉज नथिंग टू डू विथ ब्राह्मणिज्म। वो बिल्कुल ही कोई दूर दूर तक ब्राह्मणिज्म का उसमें कुछ था ही नहीं। वो क्यों हुआ? क्योंकि एक तो उसने अपने गुरु को की बात नहीं मानी। एक तो वो जमाना तब था कि जब गुरु की हर बात को मानी जाती थी, और जब गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता तो मतलब नहीं बन सकता। तो उसको उसका उल्लंघन करके एकलव्य ने फोर्सिबली द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना। ऐसे तो नहीं है जैसे अभी आजकल आपको अगर मार्क्स नहीं है तो आपको एंट्रेंस या एडमिशन नहीं मिलता है कॉलेज में, तो आप पीछे के द्वार से आए, ट्रस्टी को पैसे दे दिए और एंट्रेंस मिल गया। वो जमाना कुछ अलग था ना। तो उल्लंघन तो एक्चुअली एकलव्य ने किया। सेकेंड थिंग, एकलव्य खुद ऐसा नहीं था कि पिछड़े वर्ग का तो नहीं था, वो निषाद राजा का बेटा था। तो उसमें भी आप ये बोलना कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब था, ये बिल्कुल ही गलत कहानी है। So, those kind of things I have tried to bust those kind of narratives. ये जितने भी गलत narratives फैलाया जा रहा है, तो उसको भी ध्यान में रख के मैंने ये कहानियां लिखी हैं कि बचपन से ही हम हमारी जो कहानियां हैं वो सही तरीके से सोचें उसके बारे में करके मैंने ऐसे लिखा है, और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। वेरी सिंपल इंग्लिश का प्रयोग किया है मैंने। और इसी ये बहुत सारे इस तरह के नैरेटिव, कास्ट नैरेटिव है, फेमिनिज्म नैरेटिव है। एक आपने इसी तरह से एनिमल सेक्रीफाइस का एक बनाया जाता है, उसके बारे में भी हाँ जी, आपने पुस्तक के अंदर बात की है कि लोग ये ब्लेम करते हैं कि आप एनिमल सेक्रीफाइस करते हो। तो बहुत सारे नैरेटिव्स आपने तोड़े हैं उस पुस्तक के अंदर। तो मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो ये नैरेटिव बना रहे हैं, आजादी के पहले तो चलिए हम ब्लेम कर सकते थे मैकॉले पर, विल्बर फोर्स पर, या उसके पहले औरंगजेब पर, तैमूर पर, लेकिन अब आजादी के बाद ये कौन लोग हैं और इनका मोटिव क्या है कि अपने ही देश में, अपने ही देश के युवाओं को कुंठाग्रस्त कर देने से इनको क्या मिल रहा है? उसी के कारण ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। यदि हम देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि देश के युवाओं को देश पर गर्व नहीं है, तो उसको शर्म आती, संस्कृति ऐसी थी तो वो छोड़कर जा रहा है विदेश। तो ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं और कैसे रोका जा सकता है? ये जो षड्यंत्र है, ये हमको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में सिर्फ एक ही भगवान को सबसे बड़ा नहीं माना गया है। हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारे इंडिक रिलीजन्स जो हम बोलते हैं, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या सिखिज्म हो या हमारा हिंदू धर्म हो, सिर्फ यहाँ पर ऐसा है कि आपसे कहा गया है कि यू हैव टू सीक योरसेल्फ, आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए। और बाहर जो भी आप देखते हैं, बाह्य रूप से जितना भी आप देखते हैं, तो हर चीज में आपको भगवान नजर आनी चाहिए, ये हम सिखाते रहते हैं लोगों को। तो इससे क्या हुआ
कि हमको ये समझ आता है कि हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं, अननेसेसरी निंदा हमको नहीं करना चाहिए, या दूसरे जितने भी भगवान है, भले ही कोई भी हो, कोई भी तरह के भगवान हो, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो रिलीजन्स बाहर देश से हमारे देश में आए, उनका एक ही मकसद था कि जो भगवान को वो पूजते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका भगवान सबसे बड़ा है। अब जितने भी देश है पूरी दुनिया में, वो सब कन्वर्ट हुए, ओके, किसी ना किसी तरह से सब के सब कन्वर्ट हुए उन रिलीजन्स में। एक हमारा देश रह गया, और वो देश रह गए जहां से हमारा इंडिक रिलीजन चला गया। जैसे बौद्ध धर्म है जो साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है, वहां पर वो कन्वर्ट नहीं हुए पूरी तरह से। हाँ, कुछ एक जगह में हुए हैं, ऐसे नहीं हुए एट ऑल ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे मलेशिया में हुए या इंडोनेशिया में हुए। लेकिन ज्यादातर जहां पर इंडिक रिलीजन्स पावरफुल थे, वहां पर लोग कन्वर्ट नहीं हुए। तो इससे क्या हुआ कि वी हैव प्रेजेंटेड अ चैलेंज टू पीपल कि आप कोशिश करो तो भी हमारा धर्म वही का वही रहेगा, क्योंकि हम सनातन है। अब इसको तोड़ने के लिए अलग अलग षड्यंत्र होते हैं, आपको भी पता है। जैसे कन्वर्शन तो है ही, अगर एक जगह में सिर्फ 10 फैमिली है एक पर्टिकुलर रिलीजन के, फिर भी उनके गिरजाघर या मस्जिद एक 50 बना देंगे, लाउड स्पीकर्स डाल देंगे, ऐसे सब होता है। उसके अलावा फिर भी उन्होंने देखा कि कन्वर्जन यहाँ पर उतना फैल नहीं रहा है, ये 70 वर्षों में ये चलता ही रहा, फिर भी नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि इससे बेहतर एक और तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि आपको गिल्टी फील कराना कि आप जो रिलीजन या जो धर्म को आप फॉलो करते हो, वो धर्म ही गलत है। जैसे देखो, अभी आप इतना पानी वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने गलत किया, आप सत्यानाश कर रहे हो पानी का। या फिर आपने पटाखे फोड़े तो आप एनवायरनमेंट का नाश कर रहे हो। या फिर ऐसे अलग अलग, या फिर आप फास्टिंग कर रहे हो तो वो पेट्रियार्कल हो गया। आप अगर कन्यादान करते हो तो वो आपने कन्या का दान कर दिया, जो उनके हिसाब से दान का मतलब हुआ भिक्षा देना, जो है नहीं, लेकिन उन्होंने वो वैसे एक नैरेटिव फैला दिया। तो जितने भी आपके रिचुअल्स है, उसको आप ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करो कि आप सोचो कि भाई हमारा तो जितना जो धर्म है वो तो है ही बकवास धर्म। ये एक वजह हुआ। दूसरा, इसके बावजूद भी फिर भी लोग फिर भी चिपके रहे अपने धर्म से। तो फिर दूसरा क्या हुआ कि हम लेफ्टिज्म को लेकर आएंगे। अब लेफ्टिज्म का मतलब क्या है कि एथिज्म, मतलब आप भगवान पे विश्वास ही मत करो। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जितना भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं हमारे देश में, वो सिर्फ हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करेंगे, बाकी सब धर्म फॉलो करेंगे। अब ये सब अलग अलग तरीके हुए हमको भटकाने का। और ये इस वजह से, ये जितना भी हम देखते हैं कि कॉलेजेस में ऐसे फेस्टिवल्स होना, जैसे बीफ फेस्टिवल या नवरात्रि को अलग तरीके से दिखाना, ये सब जो हो रहा है वो सब इस सिस्टमैटिक व्हाट यू से कन्वर्जन करने का एक तंत्र है, ताकि आप यूथ में आप अपने धर्म से अलग हो जाओ थोड़े थोड़े करके। फिर आप फैमिली मैन या फैमिली वुमन जब बनने का स्थिति आया, वो एज आया, तब आप दूसरे धर्म को अपनाओ। ये कोशिश जारी है हमारे देश में, और इसका हमको विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सिर्फ वायलेंस से नहीं, थोड़ा जैसे वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हमको भी अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसका विरोध करना चाहिए, ऐसे मैं सोचती हूँ।
तो इसी कड़ी में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यूथ जो है, जो डाइवर्ट हो रहा है, मतलब कई सारा यूथ जो है वो लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ न्यूट्रल है, और वो दोनों को उस नजरिए से देखकर सीखने का प्रयास कर रहा है। तो वो यूथ असल में सबसे ज्यादा इधर उधर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। कई बार वो जेएनयू में वो नारे लग, जब पेट्रोल की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो वो लेफ्ट के साथ खड़ा हो जाता है। और फिर जब जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगते हैं तो फिर वो राइट विंग के साथ खड़ा हो जाता है। कई बार वो दोनों के खिलाफ केजरीवाल आंदोलन में खड़ा हो जाता है। तो वैसे यूथ के लिए मतलब कैसे सही दिशा में लाया जाए और उनको क्या करना चाहिए, इस पर आपकी कुछ राय, उनके लिए विचार। यूथ के लिए एक बहुत सीधी बात ये है कि पहले आप देशभक्ति सीखो, कि आपका देश क्या है वो तो पहले सीखो, आप जान लो। और आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये देश, ये एक ऐसा देश है विच इज, मैंने परसों एक बहुत अच्छी बात सुनी कि ये एकमात्र देश है जिसका नेचुरल बाउंड्रीज है विच डिफाइंस इट टू बी अ कंट्री। बाकी जितने भी देश है पूरे वर्ल्ड में, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मैनमेड है। लेकिन जब आप भारतवर्ष का नाम लेते हैं तो वो हिमालय से कन्याकुमारी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो इट्स नॉट अ मैन मेड थिंग, दैट दिस होल थिंग इज भारतवर्ष। तो पहले तो यूथ को अपना देश क्या है वो ही समझना चाहिए पहले। सेकेंड थिंग, इस देश का धड़कन क्या है वो अगर आप समझना चाहते हैं, तो अगर आपने अपने कोई भी स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ पढ़े ही नहीं, ट्रांसलेटेड फॉर्म में ही सही, लेकिन अगर आपने पढ़े ही नहीं तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि ये देश का धड़कन क्या है करके। थर्ड थिंग, ट्रैवल। जब आप ट्रैवल करते हो तब जाके आपका जो सोच है वो बदल जाएगा। अच्छा, ट्रैवल वेयर, ऐसे नहीं कि आप एक हिल रिसोर्ट में जाओ या एक सिटी में जाओ या फिर सिर्फ ताज को देख के आओ, ऐसे नहीं। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा इन योर ओन विलेज। आप खुद के विलेज तक भी जाके आओ साल में एक बार, या फिर जिधर भी आपके कुल देवता है आप एक बार तो जाके देख के आओ कि कुल देवता है वो की क्या है, या वहां का जो रथ यात्रा हर कुल देवता के वहां पर होता है, तो यात्रा कैसे दिखता है, कौन आता है, क्या वहां पर कास्टिज्म है, एक बार जाके देख के तो आओ। या फिर हर 4 साल में हमारे यहाँ पर तो आप हरिद्वार जाओ या गो टू ऑल दीज प्लेसेस, जस्ट सी व्हाट इट इज। वो वाइब एक बार अगर आपने देखा नहीं तो आप तो भटकोगे ही ना। एक बार तो पेरेंट्स को कम से कम हर पेरेंट चाहता है कि फॉरेन कंट्री चला जाए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, थोड़ा पैसा आ गया तो फॉरेन कंट्री चले जाने का बहुत शौक रहता है, तो वो छोड़ के चारधाम यात्रा क्या है एक बार तो देख के आए। अगर आपने थोड़ा भी, जितने भी हमारे, एक्चुअली एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक ऐसा देश है जहां पर आप कोई भी नुक एंड कॉर्नर में जाएंगे तो वहां का एक स्थल पुराण होता है। दुनिया के दूसरे देशों में ये नहीं है, हमारे देश में है ये। तो अगर आप कोई भी स्थल में जाओ तो आप थोड़ा इधर उधर घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा धर्म क्यों अच्छा है और इसमें क्या खास बात है और क्यों हम सनातन हैं। ये करना बहुत जरूरी है। आई थिंक parents and children both need to learn how to travel within the country and meet people of different mother tongues. Actually, जो अलग अलग रीजन की भाषाएं हैं उसमें सिमिलैरिटी क्या है। अब जितना भी आप देखेंगे जो नैरेटिव्स है उनको तोड़ना कुछ उतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम ट्रैवल करते हैं। जैसे नॉर्थ से साउथ तक आप जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो एक ही तरीके से पूजा होता है। घर घर में जो पूजा होता है, मंदिर मंदिर में जो पूजा होता है, एक ही तरीके का होता है। उसमें आपको वो नैरेटिव डेफिनेटली निकल जाएगा कि नॉर्थ के लोग
कुछ और थे, साउथ के लोग कुछ और थे, नॉर्थ से भगाया गया साउथ इंडियंस को, ऐसे सब जो स्टोरीज बोलते हैं वो सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, गुजरात से लेके आसाम तक भी जाएंगे, तो भी आपको समझ में आएगा कि ये कितना गलत स्टोरीज है। सेकेंड थिंग, आप सारी भाषाएं सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ तो एक कड़ी है जो हर चीज को जोड़ती है। जितनी भाषा हैं जुड़ती तो है ना, वो क्यों जुड़ती है करके एक बार आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत है उसका बेस। तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा, तब जाके आपको तुरंत समझ में आएगा कि रीजनलिज्म का जो बीज बोया है वो क्यों बोया गया है, कि क्यों एक लैंग्वेज इज बेटर देन द अदर, या एक बहुत ही ओल्ड है और बाकी के भाषाएं उतनी ओल्ड नहीं है। ये जो गलत कहानियां सुनाई जाती है हमको, वो क्यों सुनाई जाती है करके डेफिनेटली आप समझ में आएगा आपको। थर्ड थिंग, आप कहीं भी जाएंगे भारत में रेगुलर, इफ यू विल सी द पीपल, आपको समझ में आएगा कि लोग एकदम सरल है और हेल्पफुल है और वेरी सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्थ इंडियन का सोच बिल्कुल ही अलग है। जैसे यू नो सो मेनी कंडीशन्ड माइंड्स रहते हैं कि सोचते हैं कि भाई दिल्ली वाले सब ऐसे ही है, या कोई बोलेगा सारे मद्रासी ऐसे ही है, या कोई बोलेगा सब तेलुगु वाले ऐसे हैं। ये जो सोच है ना, अगर हम जरा सा भी ट्रैवल करते हैं या जरा सा भी रीजनल किताबें पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये कितना गलत है। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो किताबें पढ़ना, रीजनल स्टोरीज पढ़ना, सेकेंड ट्रैवल करना। और यूथ के पास इतना टाइम तो है और शक्ति भी है कि ये दोनों ही कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा मैं कहती हूँ। अगर ये करेंगे ना तो कभी भटकेंगे ही नहीं। ये जो मानसिकता है कि हम सिर्फ यही कॉलेज में रहेंगे, सिर्फ ऐसे ही लोगों से जुड़े रहेंगे, ये मानसिकता निकल गई ना तो अपने आप रास्ते पे सब आ जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि यूथ को कुएं का मेढक नहीं बनना चाहिए, अपने जो कंफर्ट से बाहर निकलना चाहिए। और तीन चीजें हमने खास तरह से बताई। नंबर 1 के पहले जिस देश में रह रहे हो उस देश को समझो कि उसकी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, बाउंड्रीज क्या है, क्या हमारा प्राचीन इतिहास रहा है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि आपको रीजनल स्टोरीज जाननी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए बारे में, जिसके स्क्रिप्चर्स को, पुराणों को, और जो फोक स्टोरीज भी हैं उससे भी काफी कुछ जानने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नंबर 3 उन्होंने कहा कि ट्रेवल करना। तो ट्रेवल मतलब वैसा नहीं कि हम लोग बंजी जंपिंग करने जा रहे हैं या पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रेवल मतलब कसौल है तो कसौल के बगल में ही आपके बहुत सारे ऋषियों के उसी प्रदेश में आश्रम है ऋषियों के, तो आपको वो भी ट्रेवल करना चाहिए। तो वो सारा का सारा असली भारत जब आप ट्रेवल करोगे तो आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा, और फिर आपको आपकी जड़ों से कोई नहीं काट सकता। असल में जड़ों से काटने का दूसरे लोग तो है ही, उससे ज्यादा हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद उस चीज को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ था। एक चौथी मैं इसमें जोड़ता हूं कि यदि अपने देश की जड़ों से जुड़ना है तो मैम की किताब को भी पढ़िए, मैम की बुक के अंदर जो बिल्कुल उनको पढ़िए, उनको जानिए। अमेजन पर वो बुक उपलब्ध है, द टेल ऑफ भारत, उसका मैं नाम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के, ताकि आप सभी लोग उस बुक को पढ़ें, उसको जानें। और मैम के रेगुलर और फेसबुक पर भी आप उनको सर्च कर उनके आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। तो धन्यवाद रति मैम हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपकी इस तरह से और पुस्तकें आएंगी जिससे यूथ पढ़ेगा और बहुत कुछ शिक्षा लेगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल।